हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 61 जिसमें हम मार्केट फॉर्म्स की पढ़ने वाले हैं समरी। दोस्तों, अगर आपको ये समरी समझ नहीं आ रही है इसका मतलब है आपने पीछे की क्लासेस सही से नहीं देखी हैं, तो आप पीछे की क्लास जरूर देखें। वो है क्लास नंबर 57, 58, 59, 60, तब हम 61 पर आएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट क्या होता है दोस्तों? मार्केट का मतलब होता है दो अप्रोच। नंबर वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, नंबर टू इज मॉडर्न अप्रोच। दोस्तों, ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलती थी कि मार्केट एक ऐसा एरिया होता है जहां बायर और सेलर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और वो डिमांड और सप्लाई की ट्रांजैक्शन को जनरेट करते हैं या फिर सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन को जनरेट करते हैं। those particular area, those region is called be a market। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिशनल अप्रोच में मार्केट की डेफिनेशन नहीं चलती है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये बोलती है कि मार्केट हर वो जगह है जहां पर बायर अपने सेलर से कम्युनिकेट करके ऑर्डर प्लेस करता हो और अपने ऑर्डर को रिसीव करता हो। वो एरिया, वो कम्युनिकेशन मार्केट कहलाता है। यानी अब मार्केट डेफिनेशन कभी नहीं बोलती कि मार्केट एक ऐसा एरिया है, बल्कि वो क्या बोलती है कि मार्केट आज में हर वो जगह है जहां पर बायर और सेलर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। तो भाई देखो, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट रेफर्स टू द रीजन वेयर बायर, होल रीजन, सारे के सारे वो जगह जहां पर बायर और सेलर कम्युनिटी को खरीदने के लिए कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे से और परचेज और सेल ट्रांजैक्शन जनरेट करते हो। दैट इज कॉल्ड बी अ मार्केट। बोलो क्लियर हो? देखो फ्लो चार्ट, बायर ने कम्युनिकेट किया सेलर से। अब कम्युनिकेट किसके थ्रू हो सकता है? इंटरनेट के थ्रू। जैसे अमेजोन पे इंटरनेट के थ्रू हम शॉपिंग करते हैं, टेलीफोन टेलीकॉलर के थ्रू, या फिर लेटर ट्रेडर्स के थ्रू। तो ये जब बायर सेलर से कांटेक्ट करता है इन चीजों के थ्रू और अपने ऑर्डर को प्लेस करता है और सेलर उससे पेमेंट रिसीव करने के बाद वो गुड्स भेज देता है, वो कहलाता है मार्केट। बोलो क्लियर हुआ? मार्केट कितने टाइप की होती है? तो मार्केट हमारे पास दो टाइप की होती है, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट के अंदर आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। दोस्तों, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है वो देखो, इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स selling homogeneous product या dealing in homogeneous product at a particular price fixed by the market। दोस्तों, ये मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर बहुत सारे संख्या में क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट जो बेची जाती है वो दिखने में कलर साइज शेप से बिल्कुल सेम होती है और यहाँ मार्केट में प्राइस क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। ऐसे मार्केट को हम नाम देते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, राइट। इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं होता, बट अगर हम देख ले क्लोजली रिलेटेड कुछ है तो हाँ, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देखना। सबसे पहला फीचर होता है इसके अंदर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। यहाँ बेचने और खरीदने वाले बहुत संख्या में पाए जाते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी याद रखो, ये सारे फीचर्स आपको याद हो जाएंगे। क्या सब्जी मंडी में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं? यस। नंबर टू, होमोजेनियस प्रोडक्ट, एक ही टाइप के प्रोडक्ट वहां बेचे और खरीदे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आलू होगा तो वहां आलू बेचने वाले कई सारे लोग हैं, लेकिन जो लोग आलू बेच रहे हैं वो सब क्या है? होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यानी मिलते जुलते और एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। नंबर थ्री, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। जब चाहो आप रेडी लेके अंदर जा सकते हो अपनी सेल के लिए, और जब मन करे और आपको लगे कि नहीं यहाँ पर मजा नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप अपनी रेडी कभी भी ऑन द स्पॉट निकाल सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। दोस्तों, जब ये तीन फीचर पाए जाते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में तो उसे बोलते हैं प्योर कॉम्पिटिशन मार्केट। क्या बोलते हैं? प्योर कंपटीशन मार्केट। इसके बारे में बात करते हैं परफेक्ट नॉलेज अबाउट बायर एंड सेलर। एक बात बताओ, जब खरीदने वाले इतने सारे लोग हैं, जब बायर्स इतने सारे हैं, तो कोई भी बायर अगर सेलर को ये बोलता है, पड़ोस वाला तो जो आलू है वो 20 रुपए की 18 रुपए किलो दे रहा है, तुम 20 रुपए दे रहे हो, तो वो पता है क्या होता है? बहन जी, अगर ऐसा होगा ना तो मैं आलू मुफ्त में आपको दे दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट में ये प्राइस चल रहा हो, क्योंकि उससे भी पता है मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। तो देखो, सेलर को तो परफेक्ट नॉलेज है। बात करते हैं बायर की। अगर कोई एक सेलर प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करता है तो बायर क्या बोलता है? अच्छा जी, सब दे रहे 20 रुपए, तुम दोगे 22 रुपए, बताओ ना भाई। तो ऐसे में क्या होता है? बायर को भी परफेक्ट नॉलेज होती है, क्योंकि बेचने और खरीदने वाले इतने सारे लोग हैं जिसके चलते बायर को भी और सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द मार्केट, राइट। नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा सिक्का नहीं जम पा रहा है तो मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल को शिफ्ट करने में बहुत दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ता, चीजें बड़ी आसानी से मूव ऑन हो जाती हैं। थर्ड,
absence ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि आपने देखा है सब्जी मंडी के अंदर जो भी मंडी से माल आता है, कहीं किसान जो है वो अपनी प्रोड्यूस को उगाता है, कटाई करता है और इसके बाद वो ट्रक में लोड करके सुबह सुबह सब्जी मंडी में पहुंचा देता है। तो ये किसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वहां से वहां तक पहुंचाना, या उस लादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने वो माल किसान से परचेज किया। तो क्या सब्जी मंडी में बैठने वाले सेलर्स को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। यहाँ पर इंडस्ट्री को प्राइस पे करनी पड़ेगी। हम जो बात कर रहे हैं वो फॉर्म्स की कर रहे हैं, जो रेडीमेड माल को बनाने का काम करती है, उनको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट करना पड़े, उन्हें ट्रांसपोर्ट में पैसा खर्च करना पड़े। ऐसा कभी देखा है कि एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे हो सब्जी मंडियों में? नहीं देखा होगा, इक्का दुक्का देखा होगा ट्रेडर के नाम का, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर माल 20 रुपए 30 रुपए और ये ले जाओ, हमारे पास ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे के आलू शुगर फ्री आलू है। इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि उसमें पाया ही नहीं जाता। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर आलू एक जगह पसंद नहीं है मैं दूसरी से आलू परचेज कर लूँ, टमाटर एक जगह से पसंद नहीं है मैं दूसरी परचेज कर लूंगा। प्राइस रिमेन सेम। प्राइस क्यों तो सेम? क्योंकि इस मार्केट के अंदर बेशक कई सारे लोग हैं, तो हम चाहकर भी प्राइस को कम ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो बाकी लोगों की वजह से मुझे मार्केट से निकलना पड़ेगा। अगर हम इन सारे फीचर्स को जोड़ दें तो वो कहलाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और अगर उसमें सिर्फ 3 को देखें तो वो कहलाता है प्योर मार्केट। यानी कि बात बोली गई है कि परफेक्ट कंपटीशन इज यूज्ड वाइडर सेंस, बड़े सेंस में यूज किया जाता है एज कंपैरिजन टू प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, राइट? ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। चलो अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, जिसका नाम है क्या? मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? ध्यान देना, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर क्या होता है, सिंगल सेलर पाया जाता है उस प्रोडक्ट के और इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। तो इट रेफर टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट व्हिच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है, राइट? अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इंडियन रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया जो एयरक्राफ्ट्स बनाती है, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर बम्स हो गए, ये सब क्या है? सिंगल सेलर है, इनके अलावा और ये कोई गुड्स नहीं बनाता है, राइट? चलो अब क्या है, यहाँ पर फीचर्स की बात करते हैं। मोनोपोली के चुनिंदा फीचर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला फीचर होता है सिंगल सेलर, बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाले अनेक होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। नंबर 2, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। जब बनाने वाला एक बंदा है तो क्या अगर उस बंदे से हम सर्विस नहीं लेंगे तो दूसरे से ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब बनाने वाला एक है इसका मतलब उस जगह पर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। नंबर 3, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। अब इन जगहों पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक ही लोग रहे, 2-3 ना रहे। जानते हो हमारे देश में, इंडिया में एक बंदा था, मैं अब उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा सा गलत रहेगा, वो इंडियन रेलवे को खरीदना चाहता था और बोल रहा था कि मैं इंडियन रेलवे को अलग अलग लोगों को बांटकर इसको प्राइवेटाइज करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, गवर्नमेंट साफ मना कर दिया, क्योंकि हम रेलवेज पर मोनोपोली चाहते हैं, तो इसलिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दी एंट्री पे और एग्जिट पे नई और पुरानी फर्म्स की। इंडस्ट्री एंड फर्म बोथ प्राइस मेकर एंड टेकर, क्योंकि यही माल बनाती हैं और यही माल बेचती हैं, तो इसीलिए खुद में ही क्या है, इंडस्ट्री भी है और खुद में ही क्या है, फर्म है। इंडस्ट्री है तो ये खुद में ही प्राइस मेकर है, फर्म है ये खुद में ही प्राइस टेकर भी है। इसके बाद है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोनोपोली के अंदर का, कि इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कीमत में भेदभाव पाया जाता है। भेदभाव का मतलब क्या हुआ, किसी से हम प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं, किसी से प्राइस हम बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, जिसको हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को 3 पार्ट में बांटा: पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में क्या होता है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी टिकट प्राइस थोड़ी कम होती है, और जो यंगस्टर्स होते हैं जिनकी एज 60 साल से कम होती है उनकी टिकट प्राइस नॉर्मल होती है, जबकि सीनियर सिटीजन की थोड़ी सी कम रेट पर होती है। सोचो, ट्रेन वही, रास्ता वही, ट्रैक वही, सीटें वही, लेकिन सिर्फ इंसान अलग होने की वजह से हमने रेट को कम और ज्यादा चार्ज किया। क्या हमारे अंदर पीछे कांटे लगे हुए कि जब हम बैठेंगे तो सीट फाड़ देंगे उनकी? नहीं, लेकिन उन्होंने पर्सनैलिटी के हिसाब से पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। सेकेंड इज प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों अर्बन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होती है और जबकि रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होती है। चीज वही है, बिजली वही है, सब कुछ वही है, लेकिन प्लेस के हिसाब से हमने चीज सस्ती और महंगी कर दी। किसमें? मोनोपोली के अंदर।
यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों आपके घरों में जो मीटर लगा होगा वो लगा होगा डोमेस्टिक मीटर, लेकिन अगर आप उस मीटर से कोई शॉप खोल के बैठे हो, कोई इंडस्ट्री खोल के बैठे हो, कोई फैक्ट्री खोल के बैठे हो, तो आपको यूनिट रेट देना पड़ता है ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पर आप लगवाते हो कॉमर्शियल मीटर। दोस्तों डोमेस्टिक मीटर के रेट कम होते हैं, कॉमर्शियल मीटर के रेट ज्यादा होता है। मेरे घर में डोमेस्टिक लगा है, लेकिन मेरे पड़ोस वाले घर में कॉमर्शियल मीटर लगा है। सेम खंबा, सेम गली, सेम बिजली, लेकिन क्या है, दो अलग अलग घरों में जा रही है और प्राइस क्या है, डिफरेंशिएट है, क्योंकि उसका यूज अलग है, वो बिजनेस में यूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो क्या बोलते हैं, मेरी लाइट से तुम बिजनेस कर रहे हो तो मुझे भी उस बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है वो थोड़ा सा शेयर मुझे दो, इसलिए मैं यूनिट रेट बढ़ा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड यूसेज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बोलो क्लियर हुई। अब इसके बाद आते हैं अपने पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर। मोनोपोली हमारा कवर हो गया। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है, इसको समझने के लिए आप ट्यूशन सेंटर का एग्जांपल हमेशा याद रखना, आपको क्लियर हो जाएगी। किसका, ट्यूशन सेंटर, जो आपके कोचिंग सेंटर्स होता है उनका याद रखना। It refers to a market situation in which there are large number of buyers and sellers which sell closely related but differentiated product। क्या कह रहे हैं, ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर बहुत संख्या में फर्म्स पाई जाती हैं जो चीजों को बेचते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं, लेकिन वो दिखाने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट क्या है, दूसरों से अलग है। मतलब सेम प्रोडक्ट होते हुए भी वो प्रोडक्ट को अपने अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। हम बोल सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का मिक्सअप होता है, मिक्सचर होता है। चलिए अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दोस्तों यहाँ पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर नहीं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में था, यहाँ सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। इतनी भसड़ नहीं होती जितनी परफेक्ट कंपटीशन में होती, राइट। तो कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले भी बहुत है, पढ़ने वाले भी बहुत है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हर इंसान अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है। कोई कोचिंग सेंटर वाला बोलता है हम जो पढ़ाते हैं वो बहुत जेन्युइन तरीके से पढ़ाते हैं, दूसरा बोलता है हमारे यहाँ तो बच्चा 95 से नीचे लेकर नहीं आता, तीसरा बोलता है हम तो भाई ऐसी जादू की झप्पी देते हैं कि बच्चे को सब कुछ याद होता है। यानी सेम कंटेंट है, सीबीएसई का सिलेबस है, सेम बुक है, सब कुछ है, लेकिन समझाने के तरीके अलग है, जिसके चलते आपने अपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, इस मार्केट में डिफरेंशिएट क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम सेम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम बाकी लोगों से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ये बोल के कि हमारा प्रोडक्ट बाकियों से क्या है, यूनिक है। नंबर 3, सेलिंग कॉस्ट। अब आप जानते हो कोचिंग सेंटर्स में सेलिंग कॉस्ट खुद को ही बियर करनी पड़ती है। इतने सारे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, बैनर्स वगैरह छपवाने पड़ते हैं, वो बंटवाने पड़ते हैं पैम्पलेट्स की तरह। तो ये क्या है, इस जगह पर परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में सेलिंग कॉस्ट पाई जाती है। अगला है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। दोस्तों कोई भी पर्सन इसमें पढ़ाने स्टार्ट कर सकता है अगर उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो, और कोई भी पुराना पर्सन इसे छोड़ के जा सकता है, राइट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। दोस्तों अब क्या होता है, इसमें हर बंदा सेम प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से शो ऑफ करता है, तो इससे क्या होता है, बायर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, यार कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा कंफर्टेबल है, तो जिसके चलते वो उसे परफेक्ट नॉलेज नहीं हो पाती है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, यानी बायर को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है। प्राइस डिसीजन। दोस्तों प्राइसिंग डिसीजन इसके अंदर क्या होता है, इनके अपने हाथों में होता है, क्योंकि पूरा जो मार्केट है वो इनके हाथों में समाया हुआ है, तो प्राइसिंग डिसीजन इनके अपने हाथों में होता है। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब है दोस्तों, हमसे ना प्राइस कम करने के लिए मत बोलना, लेकिन अगर आप एडिशनल बेनिफिट चाहते हो वो हम आपको दे देंगे। जैसे आप कार खरीदने जाते हो और आप कहते हो ऑन रोड की कार 8.5 लाख रुपए की है, इसकी प्राइस कुछ तो कम कर दो, तो वो कहते हैं सर हम प्राइस कम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको इसके साथ गिफ्ट हैम्पर देंगे, दिवाली ऑफर देंगे, और हाँ सर हाँ अगर आप ये कार खरीदते हो तो पहली 5 सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि हम उन्हें लुभाने के लिए प्राइस कम नहीं कर रहे बल्कि एडिशनल बेनिफिट्स दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। गोल्डी मसाले के अंदर 500 रुपए का कैशबैक, पेटीएम कैशबैक ऑफर निकलता है, ये क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन। हम आपकी कीमत कम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करवा के अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा बंदा ये बोलता है कि अगर आपने हमारे यहाँ का प्रोडक्ट खरीदा, हमारे यहाँ का एसी खरीदा, तो प्राइस कम नहीं करेंगे लेकिन आपको बैकअप सपोर्ट अच्छा देंगे, कल को कभी भी कोई दिक्कत होगी तो कस्टमर केयर सर्विस देंगे, बंदा घर पे तुरंत 24 घंटे के अंदर हाजिर होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस के हिसाब से हम काम नहीं करेंगे बल्कि हम आपको एडिशनल बेनिफिट देंगे जिससे मार्केट में हमारे जो सेल है वो बढ़ पाए। दिस इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक के बाद हमारे पास आता है ओलिगोपोली। तो ध्यान देना ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है। ओलिगोपोली मार्केट का मतलब होता है इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स, जहां पर हमारे पास कुछ फर्म्स होती हैं
और वो सेलिंग करती हैं, बेचती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बेचती है जो मिलते जुलते होते हैं, और जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है ये उनको भी बेचती है, मिलते जुलते प्रोडक्ट भी बेचती है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बेचती है, जिनको क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली बोलते हैं, राइट। अब ओलिगोपोली मार्केट के अंदर क्या बोला गया है कि इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू, कुछ लोगों में कंपटीशन होना। बोलो क्लियर हुआ। इसमें सर हमें ये बता दो, हमें कौन से एग्जांपल याद रखना है। दोस्तों इसमें ऑटोमोबाइल का एग्जांपल याद रखना है। मैं बात कर रहा हूँ कार कंपनी की। दोस्तों आप मुझे बता सकते हो हमारे इंडिया में कितनी कार कंपनियां जो कार को प्रोड्यूस करती हैं। आप बोलोगे सर मारुति है, होंडा है, होंडाई है, टाटा है, और आपका वॉल्क्सवैगन है, आपका बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज बेंज है, और आपका ऑडी है, और महिंद्रा है, और पजेरो है। पता नहीं आप इतने सारे नाम लोगे कार कंपनियों के, लेकिन याद रखना कार कंपनियों के बड़े चुनिंदा नाम है। सिर्फ 15-16 कंपनियां इंडिया के अंदर कार, और 135 करोड़ के लोगों की वांट्स को क्या करी है, सेटिस्फाई करवा पा रही है। तो एक बात बोल सकते हैं, क्या यहाँ पर जितने बायर है उनके कंपैरिजन क्या जो सेलर है वो है ज्यादा? द आंसर इज नो। इसीलिए बोला जाता है इस मार्केट के अंदर क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला फीचर समझ लो, फ्यू सेलर्स होते हैं। दूसरा इंटरडिपेंडेंस। जानते हो एक कार कंपनी ने अपनी कार के अंदर कोई भी ऐसा फीचर लेकर आया जो बाकियों के पास नहीं था, तो लोग देखा देखी में वो फीचर अपनी कार में भी इंस्टॉल कर देंगे, जिससे ऐसा ना हो कि बायर उसकी कार के लिए ज्यादा डिमांड करे और हमारी कार की डिमांड कम करे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो पहले कारें आती थी उनमें जो एयर बैग होते हैं, एक्सीडेंट के केस में जो एयर बैग फूलते हैं जिनसे आपका जो सिर है वो कहीं भी हिट होने से बच जाता है, तो पहले सिर्फ एयर बैग ड्राइवर की सीट पर होते थे। फिर किसी कार कंपनी ने वो चीज डैशबोर्ड पे लगा दी, यानी जो कार के बगल में बैठता है उसको भी जो है उस एयर बैग का फायदा मिलेगा, वहां भी एयर बैग बैलून जो है वो फूल जाएगा जब एक्सीडेंट होगा, तो इससे बगल वाले की भी डेथ होने से बच जाएगी। तो क्या हुआ, दूसरी कंपनी ने देखा देखी में वो कर दिया। फिर क्या हुआ, सीट बेल्ट आगे होती थी पीछे नहीं होती थी, सीट बेल्ट पीछे की, तो एक ने की तो सबने स्टार्ट कर दी। दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। किसी रीजन से हम किसी से पीछे ना हो जाए, इसलिए हम क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है। उसने क्या, अच्छा तो अब मैं भी कर देता हूँ, राइट। इसके बाद होता है नॉन प्राइस कंपटीशन। आपको मैंने पीछे बता दिया था, नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब है हम प्राइस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपको अगर हमारा माल खरीदना है और हमें बेचना है तो हम आपको एडिशनल बेनिफिट दे देंगे। हम आपको 5 सर्विस फ्री दे देंगे, अगर आप कार या बाइक खरीदो हम गोल्डी मसाले पे कैशबैक ऑफर दे देते हैं। प्राइस कम नहीं करेंगे, लेकिन अलग से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा देंगे अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। बैरियर्स ऑफ एंट्री ऑफ फर्म्स, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यूएसए का सबसे मतलब बहुत विद्वान इंसान जिसका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की एक कंपनी जिसका नाम है टेस्ला मोटर्स। दोस्तों टेस्ला मोटर्स क्या काम करती है कि वो जानते हैं फ्यूचर में पेट्रोल बड़ा महंगा होने वाला है या पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो वो इलेक्ट्रिक सोलर कारें बनाता है जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं, सोलर पावर से चलती हैं। अब इनकी जो फ्यूलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी है, कम फ्यूल में भी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। तो टेस्ला मोटर जब इंडिया में आई तो नरेंद्र मोदी ने अभी उनको होल्ड करके रखा हुआ है, अभी मना तो नहीं किया बट हाँ मना कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये टेस्ला मोटर इंडिया में आती है तो ये हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट को हिला के रख देगी। और एग्जिस्टिंग मार्केट जो मारुति हो गया और आपका ये बजाज हो गया, आपका टाटा हो गया, इनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उनको बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, बैरियर्स लगाते हैं। ऐसे हर कोई नहीं आ रहेगा, आपको पहले पेटेंट राइट खरीदना पड़ेगा, कॉपीराइट खरीदना पड़ेगा, तब आपको इस मार्केट में एंट्री मिलेगी। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर आप जानते हो कार कंपनी को अपना एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह खुद ही रखना पड़ता है, तो रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट इसमें पाया जाता है। ग्रुप बिहेवियर, जानते हो दोस्तों कि क्या होता है मार्केट में, ये लोग क्या करते हैं कि 2-4 कार कंपनियां मिल जाती हैं और कहती है देखो आपस में प्राइस कम करने से फायदा नहीं है, इससे हमें लॉस है, हम अपने सेम प्राइस रखेंगे, इसके बाद बायर की मर्जी है वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे तुम्हारे प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन आपस में प्राइस कंपटीशन नहीं करेंगे क्योंकि इससे घाटा हमें और फायदा पब्लिक को है। तो यानी यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर पाया जाता है। इसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अलग टाइप के नेचर ऑफ प्रोडक्ट इसमें पाया जाता है। इंटरमिनेट डिमांड कर्व, दोस्तों इसका डिमांड कर्व नहीं बनता है क्योंकि कोई फर्म कुछ करता है, कोई फर्म कुछ करती है। अब हम बात करते हैं ओलिगोपोली कितने टाइप की होती है। दोस्तों याद रखना, अगर ओलिगोपोली में होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं तो वो कहलाते हैं प्योर और परफेक्टली ओलिगोपोली। अगर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं जो कलर साइज शेप से बिल्कुल डिफरेंट है तो वो कहलाती है इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। तीसरा, अगर कोई बंदा ग्रुप बना के, कार्टेल बना के काम करता है उसे बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। और अगर वो कार्टेल नहीं बनाता, कंपटीशन करता है एक दूसरे के साथ, तो वो कहलाता है नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा कार्टेल जो है वो जानते हो कौन सा है, ओपेक, OPEC, ऑयल एंड पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
इन्होंने क्या किया, गल्फ कंट्रीज ने मिलकर एक यूनियन बनाई कि पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल की सप्लाई हम करेंगे, चाहे हमारा कॉम्पिटिटर भी होगा वो भी हमारे साथ मिलकर काम करेगा। तो उन्होंने कार्टेल एक ग्रुप बना लिया जिसको बोलते हैं ओपेक, ओपीईसी, ऑयल एंड पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सो गाइस आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी